हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका विजय सर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस के 1.1 का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, 1.2 से स्टार्ट करेंगे। तो 1.2 का ये हमारा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर इसका आया था क्लास 9 का, पहले एक्सरसाइज का जो सबसे पहला वीडियो लेक्चर आया है, वहां पे हम परिमेय संख्याओं तक क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और किस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए आरंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं या संख्या, जो भी आप लिखना चाहें, इसे हम इरेशनल के नाम से जानते हैं। इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो बड़ा आसान है। तो क्या होता है अपरिमेय संख्या, थोड़ा इस पे विचार करते हैं। कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके जहां जहां p और q दोनों पूर्णांक हों और q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो कह रहा हूं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और जहां पे p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और q हमारा 0 के बराबर न हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहता है, अपरिमेय संख्या। अब उदाहरण के रूप में देखें तो इसका उदाहरण क्या होता है। अगर इसके एग्जाम्पल लें तो यहाँ बात करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √8 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √9 नहीं है, √10 एक अपरिमेय संख्या है, डॉट 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 ऐसा। साथ ही साथ पाई पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, आपका एक्सपोनेंट भी एक अपरिमेय संख्या है और एप्सिलॉन भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, वो सब की सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब प्रश्न उठता है यहाँ पे कि क्या हम इनको बाई वन के रूप में नहीं लिख सकते क्या? आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे हम बात करें √2 के बारे में, एक बड़ा बदमाश बच्चा है, वो कह रहा है सर हम इसको तो p बाई क्यू के रूप में लिख ही लेंगे। बिल्कुल, कैसे? बंदा बता रहा है कि भाई √2 ऊपर बाई 1। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इस तरीके से √2 को हम √2 बाई 1 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये तो कह रहा है कि नहीं लिखा जा सकता। अब क्यों नहीं लिखा जा सकता, ये बात समझो। अगर आपने √2 बाई 1 लिखा तो √2 और 1 दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। परिभाषा में तो यही लिखा गया है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो क्या 1 तो पूर्णांक है जबकि √2 भी पूर्णांक है क्या? नहीं, √2 तो कहीं से भी पूर्णांक नहीं है। तो क्या कहोगे आप? कहोगे सर का अगर लिखने का प्रयत्न भी करेंगे तो यह दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और हम देख रहे हैं कि इसमें से एक पूर्णांक है जबकि एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए √2 हमारा एक कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई आपको? तो अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। साथ ही साथ p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q हमारा 0 के बराबर न हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अपरिमेय संख्याओं को p से प्रदर्शित करते हैं, किससे? p से। तो p से क्यों करते प्रदर्शित?
सिंपल सी बात है कि पी से बाई क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो आज से हम बात करें कि लगभग आज से सन 400 ईसा पूर्व 400 ईसा पूर्व यूनान के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। सबसे पहले पाइथागोरस के अनुयायियों ने हमारा अपरिमेय संख्याओं की खोज किया था। किसने खोज किया था भाई? पाइथागोरस के अनुयायियों ने। लेकिन अपरिमेय संख्या का मान कैसे प्राप्त हुआ उसके लिए पाइथागोरस ने पहले ही क्या किया था, एक कथन, एक स्टेटमेंट को उन्होंने दे रखा था। उस कथन को आधार बनाते हुए उनके अनुयायियों ने सर्वप्रथम अपरिमेय संख्याओं का क्या किया, खोज किया। इसलिए पाइथागोरस के सम्मान में पाइथागोरस के पहले कैरेक्टर जो पाइथागोरस है उनके नाम के पहले कैरेक्टर से हम अपरिमेय संख्याओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कहते हैं कि इन्हें पी से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कई जगह इसे एस से भी प्रदर्शित किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसे पी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और एस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या जब हम जान गए तो इसके पहले हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय के बारे में हमने कहा था कि ऐसी संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में क्या किया सके, लिखा जा सके। तो जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। और जिन्हें नहीं लिख सकते ऐसी संख्याओं को क्या कहता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब अगर हम ऐसा कोई समूह बनाए कि जिसमें परिमेय भी हो और क्या हो, अपरिमेय हो, अगर दोनों एक साथ ले लिया जाए तो फिर ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे। चलिए इसे नोट करिए और फिर बढ़ते हैं हम अगले संख्या की ओर। तो अपरिमेय संख्या समझने के बाद से हम लोग अब बात करेंगे वास्तविक संख्या को। क्या होता है वास्तविक संख्या भाई? तो कहते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। इसे वास्तविक संख्या का नाम रियल नंबर के पहले कैरेक्टर आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो कहा गया कि भाई एक ऐसा समूह जिसमें सारे परिमेय हो, सारे अपरिमेय हो, सबको अगर मिलाकर रख दिया जाए तो इससे जो नया प्राप्त संख्या होगा वो हमारा किसका हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं का होगा। और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से। तो इसके उदाहरण क्या होंगे सर? इसके उदाहरण आप ले सकते हैं, सब परिमेय आएंगे, 1/2 भी आएगा, -3/2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 5 भी आएगा, -6 भी आएगा, 0 भी आएगा। साथ में आपका 22/7 पाई का मान यह भी आएगा। ऐसे बहुत सारे आएंगे। साथ ही साथ सब अपरिमेय भी आएंगे, √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, पाई भी आएगा, अंडर रूट आपका 11 भी आएगा, इत्यादि, एक्सपोनेंट भी आएगा, एप्सिलॉन भी आएगा, ये सब आएगा। या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं जब एक साथ आती है, जैसे हमारा 2 + √3 या 3√5 या √5/2 या 1/√2 इत्यादि, ये भी जो आ रहे हैं ये सब के सब किसके होंगे, वास्तविक संख्याओं के समूह होंगे। और वास्तविक संख्याओं में सारे परिमेय और सारे क्या पाए जाते हैं, अपरिमेय पाए जाते हैं। तो क्या कह सकते हैं भाई, वास्तविक संख्या में पूर्णतः रूप से परिमेय पाए जाते हैं, अपूर्णतः रूप से क्या पाए जाते हैं, अपरिमेय पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा वास्तविक संख्या। तो इसके आधार पे आप क्या कह सकते हो, इसके आधार पे कह सकते हो कि सर जितने भी परिमेय होते हैं सब वास्तविक होते हैं और जितने भी अपरिमेय होते हैं वो भी सब के सब क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। लेकिन क्या सारे परिमेय और सारे अपरिमेय वास्तविक होने के बाद से क्या सारे वास्तविक परिमेय या केवल अपरिमेय होंगे क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। सब के सब आपका वास्तविक संख्या ना तो पूर्णतः रूप से परिमेय होगा और ना ही पूर्णतः रूप से क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सब परिमेय सब अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्या जरूर बनाती हैं, लेकिन सारे वास्तविक संख्या इंडिविजुअल रूप में अकेले अकेले ना तो परिमेय हो सकता है ना ही आपका अपरिमेय हो सकता है। तो यहाँ पे हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा जिसमें हमने अध्ययन किया कि अपरिमेय क्या है और वास्तविक संख्या क्या है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है
तो बेटा कम से कम एक काम करें, फटाफट चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दें, साथ में इस चैनल के लिंक को आप क्या करें अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्या और भी जो आपके दोस्त हैं वो भी क्या करें इस क्लास का अध्ययन कर सके और उनकी भी तैयारी क्या खूब अच्छे से हो सके। चलिए तो आप थोड़ा सा समय लीजिए, इसे नोट करिए। अब फिर हम बढ़ते हैं कि वास्तविक संख्याओं को किस प्रकार से एक वास्तविक संख्या रेखा या संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया जाता है। तो यह निरूपित करने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एक्चुअल में पाइथागोरस का प्रमेय क्या था, किस प्रमेय के आधार पे यहाँ पे पाइथागोरस के अनुयायियों ने आपका अपरिमेय संख्याओं के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसे नोट करें और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। तो वास्तविक संख्या पढ़ने के बाद से अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाइथागोरस के बारे में कि पाइथागोरस ने कैसा स्टेटमेंट दिया था, कैसा प्रमेय उन्होंने दिया था। तो एक्चुअल में जो थ्योरम था पाइथागोरस का, उसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस ने स्पष्ट रूप से यह शब्द का प्रयोग किया है कि भाई त्रिभुज हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, समकोण भी होते हैं, समद्विबाहु भी होते हैं और समबाहु भी होते हैं और भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो इन सारे त्रिभुजों में से इन्होंने विशेष प्रकार के एक त्रिभुज का यहाँ पे व्याख्या किया, जिस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। इन्होंने क्या किया सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज लिया। मान लीजिए कि यह हमारा कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें इसका नाम हमने दे दिया ए बी और सी, जहां पे बी हमारा क्या है समकोण है 90 अंश। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि अगर हम एक समकोण त्रिभुज लें तो समकोण त्रिभुज में जो बिंदु हमारा समकोण का प्रदर्शित करता है उसके सामने की जो भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कर्ण। या समकोण बनाने के लिए जो ऊर्ध्वाधर या लंबवत जो भुजा होती है वह हमारा कहलाता है लंब। क्या कहलाता है सर? लंब। और जिस पर क्षैतिज जो आपकी भुजा होती है जिसपे यह कोण बना होता है इसे कहते हैं आधार। तो पाइथागोरस ने इन बातों को एकदम क्लियर किया था कि कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। तो इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस का जो स्टेटमेंट है वह कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। और यही जो कथन है इसी को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। अर्थात अगर हम इस पे विचार करें तो इनके हिसाब से कर्ण का जो वर्ग होता है यह बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और इसी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है भाई? पाइथागोरस का प्रमेय कहा जाता है। पाइथागोरस ने यही स्टेटमेंट दिया था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। इसके आधार पे इन्होंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में, अब मान लो कि एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, तो हम थोड़ा यहाँ पे विचार करें। समकोण त्रिभुज एबीसी में अब सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें भाई? तो अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे बड़ी भुजा हमारी एसी, जो हमारा क्या है? कर्ण। तो इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब एसी का वर्ग बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो पहला क्या हो गया? एबी, तो एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। और ये जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट किसके बारे में बात करता है? पाइथागोरस के बारे में बात करता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर इसका प्रयोग कैसे इनके अनुयायियों ने किया। तो एक सिंपल सा यहाँ पर मेथड समझिएगा कि जो इसका आधार इनके अनुयायियों ने बनाया। एक क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज लिया, एक समकोण त्रिभुज इन्होंने लिया। कौन भाई? उनके अनुयायी। किसका अनुयायी? पाइथागोरस के। जहां पे मान लो किसका नाम है पी क्यू आर, और इन्होंने क्या किया कि जितना इसका लंब लिया उतना ही आधार लिया, मतलब क्यू आर भी एक इकाई और लंब भी कितना ले लिया? एक इकाई। दोनों का मान आपस में क्या हो गया? बराबर।
यह जितना है इतना यही है। तब जब इसके सबसे बड़ी भुजा निकालने की बारी आई तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस के अनुसार पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पाइथागोरस का नियम तो यही कहता है भाई। अब चाहे तो सामने लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से मतलब इसी प्रमेय का ये आधार बनाया गया। अब यह मान रखा गया पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 1 तो 1 का वर्ग, क्यू आर का भी मान है 1 तो 1 का वर्ग। कितना निकल गया यहाँ से, तो 1 का वर्ग मतलब 1 प्लस 1 कितना गया 2 के बराबर। तो देयरफॉर एक किसका मान है पी आर स्क्वायर। तो पी आर का मान कितना गया, तो पी आर बराबर वर्ग है उधर जाके तो किसमें आ जाएगा रूट में, ये हो गया अंडर रूट 2 इकाई के बराबर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको स्पष्ट होगा कि अंडर रूट 2 इकाई जो अंडर रूट 2 आया है यह कैसा मान है, अपरिमेय मान। कैसा मान है, अपरिमेय। तो इसी के आधार पे पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करते हुए इनके जो अनुयायियों ने थे उन्होंने सर्वप्रथम किसके बारे में जानकारी प्राप्त किया, तो उन्होंने जानकारी प्राप्त किया अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यह जो आपका अपरिमेय संख्या है यह तो एक प्रकार का वास्तविक संख्या भी है। अब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है ये बड़ी आसानी समझाते हैं, किए भी। लेकिन अपरिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाएगा इस बात को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो इसे थोड़ा नोट करिए और नोट करने के उपरांत हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का या वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। चले नोट करें, फिर हम इस चलते हैं अगले बिंदु पे। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने के बाद से अब हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है। अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझनी है। अगर वो आप बेटा ठीक से समझ गए तो आप समझ जाइएगा कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले कुछ बातें आपको यहाँ पे अच्छे से जानना है। अब वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपण है तो वास्तविक संख्या दो भाग में, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो परिमेय का आप जानते हो पहले से कैसे निरूपित किया जाता है। हमारे यहाँ पे मेन मुद्दा जो है वो है अपरिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करें। अरे आंसर में तो चलिए बात करते हैं अपरिमेय, मतलब स्पेशली बात हम अपरिमेय संख्याओं के लिए करने वाले हैं। लेकिन भाई अपरिमेय संख्या भी तो एक वास्तविक संख्या होती है, ये तो बात सबको पता है। तो इसीलिए हमने अपरिमेय ना लिख के क्या लिखा हुआ है, वास्तविक संख्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं उसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि आपको अंडर रूट 2 को निरूपित करना है या अंडर रूट 3 को निरूपित करना है या अंडर रूट 5 को निरूपित करना है या अंडर रूट 6 को या अंडर रूट 7 को या अंडर रूट 8 को या अंडर रूट 10 को, इन सबों को निरूपित करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज के बारे में आप यहाँ पे बात समझेंगे। मान लिया कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, नाम ले लिया ए बी सी और ये हो गया हमारा बिंदु बी, ठीक है। और बी का कोण कितना हो गया, समकोण। अगर यह सारे मान रूट में आए हैं तो यह किसके मान होंगे, तो यह मान सदैव किसके होंगे, इसके कर्ण के मान होंगे। किसके मान होंगे भाई, कर्ण के। क्लियर है। अभी अंडर रूट 2 को करके दिखाया था तो कर्ण का मान किसमें आएगा, रूट में। अब अगर कर्ण का मान आपका अंडर रूट में आया हुआ है तो फिर इसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए बेटा हमेशा एक बात याद रखना कि अपरिमेय संख्याओं को जब भी प्रदर्शित करना हो तो उसमें जो लंब होता है, कौन सा भाई, लंब। लंब सदैव एक इकाई ली जाती है। कितनी ली जाती है भाई, एक इकाई। रही बात आधार की, तो आधार समय के अनुसार क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा, जबकि लंब समय के अनुसार बदलेगा नहीं, वो सदैव क्या रहेगा, एक इकाई। क्लियर है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ऐसा ही आपने पढ़ा क्या, मैं कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्या लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। प्लस में है तो आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब केवल कर्ण का मान कितना आएगा, तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, यह हमारा अंडर रूट में आएगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ तो कर्ण किसमें है, वर्ग के रूप में है। कर्ण यहाँ वर्ग के रूप में, वर्ग उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, वर्ग के हटते ही यह वर्गमूल में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो यह मान निकल के आ गया कर्ण। इसका मतलब है कि यह जितने भी मान है सब के सब मान किस में आएंगे, रूट में आएंगे। और रूट में आएंगे तो इसमें आधार भी आएगा और क्या आएगा, लंब भी आएगा, याद रखना। अब कहा गया है कि सर लंब जो होगा वह सदैव एक इकाई होगा, मतलब एक का वर्ग होगा। तो फिर क्या बच गया, आधार। तो आधार समय के अनुसार अलग अलग अपरिमेय संख्याओं के लिए क्या किया जाएगा, अलग अलग रूप से लिया जाएगा। अरे भाषण में बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं। तो इसी के आधार पर हम इनको बांटते हैं। जैसे दो के बाद अंडर रूट दो के बारे में समझो। तो अंडर रूट दो का मतलब होता है अंडर रूट एक प्लस एक। भाई यह तो एक ही रहेगा ना, लेकिन तुम्हें तो आधार का वर्ग के रूप में लिखना है। मतलब आधार यहाँ पे एक है, लंब भी कितना है एक, लेकिन ये वर्गों के रूप में होना चाहिए। तो एक का वर्ग एक और एक का वर्ग कितना हो गया, एक। तो एक एक में जुड़ेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन जब इसके बारे में बात करेंगे अंडर रूट थ्री का, तो सबसे पहले तीन को तोड़ो। तो तीन को तोड़ोगे तो क्या होगा, दो प्लस एक। मैंने कहा कि लंब क्या रहेगा, एक ना। तो दो प्लस एक, अब दो प्लस एक लिखोगे तो अंडर रूट थ्री तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या दो का अगर तुम वर्ग करोगे, दो का वर्ग करोगे और एक का वर्ग करोगे तो भी क्या तीन आएगा क्या अंडर रूट में, नहीं। दो का वर्ग चार होता है, चार और एक कितना होगा, पांच हो जाएगा। हमें पांच नहीं लाना, हमको कितना लाना है, अंडर रूट थ्री लाना है, मतलब अंडर तीन लेके आए। ये कब संभव है, आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी संख्या का जो वर्गमूल के रूप में है और उसको अगर हम वर्ग करें तो वर्ग से रूट क्या होता है, कैंसिल, केवल क्या बच जाती है, संख्या, यहाँ पे ये बच जाए। इसका मतलब है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, दो चाहिए, और यहाँ पे कितना आएगा, दो दूना चार। तो हम क्या कर सकते हैं, अब अंडर रूट टू इसको बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं, अंडर रूट टू। और अंडर रूट टू का वर्ग करेंगे तो दो ही आएगा, तो दो प्लस एक मिलकर कितना हो जाएगा, तीन। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही हम पांच के बारे में बात करते हैं। तो पांच का मतलब होता है अंडर रूट फोर प्लस वन। बार बार कह रहा हूं, लंब कितना रहेगा, एक ही रहेगा, लंब में कोई परिवर्तन नहीं, आधार बदलता रहेगा। अब चार प्लस एक तो लिख दिया हमने, लेकिन चार कितने का वर्ग है, ये आपको समझना है। क्योंकि हमें आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के रूप में लिखना है। तो चार दो का वर्ग है, तो ये हो जाएगा दो का वर्ग प्लस एक का वर्ग। अब ये देखो, दो दूना चार और एक एकम एक, तो चार और प्लस एक मिलकर कितना हो जाएगा, अंडर रूट पांच हो जाएगा, एक ठीक है। रूट सिक्स के बारे में विचार करोगे तो इसका मतलब हो गया फाइव प्लस वन, लंब एक हो गया फिर से, और ये कितना हो गया, पांच। अब पांच किसका वर्ग है भाई, पांच तो किसी का वर्ग है नहीं। हाँ, लेकिन क्या पांच अंडर रूट पांच का वर्ग है क्या, बिल्कुल है। अंडर रूट फाइव प्लस वन का वर्ग, यह पूरा मिला के हमारा क्या देगा, सिक्स के बराबर देगा। वैसे ही सेवन के बारे में विचार करें तो सेवन को आप लिख पाओगे सर सिक्स प्लस वन, क्लियर। जहां वन इसका लंब है और सिक्स क्या है, आधार। क्या सिक्स को हम सिक्स का वर्ग लिख पाएंगे, नहीं, ये तो छठवा के 36 हो जाएगा। तो फिर ये कितने का वर्ग होगा, तो यह हो जाएगा आपका अंडर रूट सिक्स का वर्ग प्लस वन का वर्ग, ऐसे हो जाएगा। वैसे ही एट के बारे में विचार करें तो एट क्या कहता है, बात समझने, एट क्या कहता है, तो एट कहता है कि सर सेवन प्लस वन। अब फिर सेवन किसी का वर्ग नहीं है, और सेवन का वर्ग हो तो 49 हो जाएगा। इसका मतलब सेवन किसका वर्ग होगा, अंडर रूट सेवन का वर्ग होता है, अंडर रूट सेवन का वर्ग प्लस वन का वर्ग, क्लियर है। सेम वैसे ही अगर टेन के बारे में बात करें तो टेन का मतलब होता है नाइन प्लस वन, होता है ना, नाइन प्लस वन। अब नाइन कितने का वर्ग है बाबू, तीन का। अगर वर्ग के रूप में लिखना पड़ेगा नाइन तो लिखा जा सकता है, तो यह हो गया अंडर रूट तीन का वर्ग प्लस एक का वर्ग। और ऐसे ही अपरिमेय संख्याओं को हम आधार और लंब के वर्गों के रूप में क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और यहाँ पे यह इसलिए मैंने बताया कि आपके बुक के हायरार्की में नहीं मिलेगा, कई जगह ये नहीं मिलेगा। और यह आप अगर इसकी जानकारी ठीक से रखते हैं तो अभी देखिएगा, जब हम वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो कितना आसानी से क्या हो जाएगा, निरूपित हो जाएगा। अरे बात समझे, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो बेटा कम से कम एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे जो भी नए बच्चे आ रहे हैं चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, और साथ में इस वीडियो लेक्चर को अपने सारे मित्रों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी पढ़ाई क्या होता है, सुचारू रूप से चल सके। तो चलिए नोट करिए, और फिर हम अब बात करते हैं आपका उदाहरण जो दिया गया है प्रश्नावली 1.2। तो हमने अभी वास्तविक संख्याओं को पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हमने लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग में क्या किया था, वियोजित किया था।
अब उसी का हम प्रयोग करने वाले हैं और अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा गया कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारण या ब्रैकेट में को निरूपित कीजिए। आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 को प्रदर्शित करना है। किसी भी प्रश्न को करने से पहले जो अपरिमेय के रूप में दिया गया क्या रेखा संख्या रेखा पर निरूपित करो। एक बहुत आसान काम करना, रफली रफ में आके क्या करोगे भाई, तो सबसे पहले जो संख्या दिया गया, क्या दिया गया, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को तुम क्या करो कि इसे आधार और लंब के वर्ग के रूप में पहले वियोजित कर लो अलग से। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका आधार भी 1 होगा, लंब भी होगा, मतलब 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए देखो बहुत आसान हो गया। आप कहोगे सर जो 1 है यह आधार है और यह क्या है, लंब है, मतलब जितना आधार उतना ही हमारा क्या है, लंब, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब इसको कैसे निरूपित करें भाई, तो इसको निरूपित करने के लिए सबसे पहले एक संख्या रेखा ले लिया, हमने मान लिया कि यह एक संख्या रेखा, ठीक है। और संख्या रेखा पे हमने एक एक इकाई पर, हमने इसलिए लिया O या 0, फिर एक एक इकाई पर, एक इकाई लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आप स्केल में 1 सेंटीमीटर लें। अगर स्केल में आपने 2 सेंटीमीटर लिया है तो हर जगह एक इकाई 2 सेंटीमीटर के रूप में ही व्यक्त की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह 2 सेंटीमीटर ले लेंगे और एक जगह 1 सेंटीमीटर। तो एक इकाई एक निश्चित मान है, वह निश्चित मान अगर आप ले रहे हैं तो आप हर जगह उतना ही बराबर लीजिएगा। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे इतना लिया तो अगला भी हमारा इतना होगा, तो यहाँ आ गया आपका 2। इसी प्रकार से इधर भी आपका आएगा, यह हो गया -1, ठीक है। ये हमने एक संख्या रेखा ले लिया। अब संख्या रेखा पर किसको प्रदर्शित करना है, अंडर रूट 2 को। अब इसका नाम जो हमने 0 लिया इसका नाम रख देते हैं O, क्या है O। अब इसमें आधार कितना चाहिए, 1, तो हम यहां से लेकर और यहाँ पहला पौधान जो है 1 का, इसको कह देते हैं 1 इकाई। अगर हमने मान लिया तो यह 1 इकाई, और इसका भी नाम दे देते हैं, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच की जो दूरी है वह 1 इकाई के बराबर है, इसका नाम हमने ले लिया E, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे बहुत आसान है। अब आप चाँदा उठाइए, क्या लेना है आपको, चाँदा, और चाँदा ला के बिंदु ए पे रखिए। बिंदु ए पर रखेंगे तो चाँदे में ए से एकदम लंबवत एक रेखा दिखाई देगी जो 90 अंश को क्या करेगी, बनाएगी। तो आप यहाँ पे एक लंबवत रचना कर लीजिए चाँदे की सहायता से। मान लीजिए चाँदे के माध्यम से हमने चाँदा रख के उस पर एक बिंदु लगा लिया, स्केल से क्या कर लिया, खींच ली। ये कितना हो गया हमारा, यह जो बनाएगा यहाँ पे कितना अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब प्रकार उठाइए, ध्यान सुनना, प्रकार उठाओ, प्रकार की नोक को रखो O पर और पेंसिल वाले नोक को फैलाकर कहां तक लेके जाओ, 1, मतलब प्रकार में आपको 1 इकाई की दूरी लेनी है। और 1 इकाई की दूरी लेकर A को केंद्र मानकर और एक चाप लगा देना, इस पे एक चाप लगा देना। मान लीजिए चाप इसको बिंदु B पे प्रतिच्छेद करता है, किससे प्रतिच्छेद करता है, B पर। अब आप क्या करें, A से लेकर B तक की जो दूरी होगी यहाँ पे कितनी होगी, तो A से B तक की दूरी, चूंकि प्रकार में हमने 1 इकाई लिया है तो 1 ही इकाई होगी, क्लियर है। तो ये अभी हमारा हो गया 1 इकाई। अब क्या करें, स्केल उठाएं और स्केल से O को B को मिला दीजिए। स्केल से किससे मिला दे, O से B को। अब अगर आप गौर से देखोगे बेटा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बना है, समकोण त्रिभुज। जिस समकोण त्रिभुज में OA है 1 इकाई और AB भी है 1 इकाई, और जो नहीं पता है वो क्या नहीं पता है, तो O नहीं पता हमको, OB, मतलब 2 भुजाएं पता है लेकिन तीसरी भुजा हमको पता नहीं है। तो क्या तीसरी भुजा निकाली जा सकती है क्या, बिल्कुल निकाली जा सकती है। किसके माध्यम से, तो पाइथागोरस के माध्यम से। तो चलिए पहले जितना किए हैं उसके बारे में लिखें। कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल कैसे आप देंगे भाई, हम कहेंगे कि संख्या रेखा पर OA बराबर है AB के, और यह बराबर है 1 इकाई, 1 इकाई लिया, ठीक। बिंदु A को
केंद्र मानकर प्रकार में OA की दूरी लेकर ऊपर की ओर एक चाप लगाया जो बिंदु B पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, प्रतिच्छेद करता है। अब स्केल की सहायता से O से B को मिलाया, O से B को मिलाया। अब हमें OB का मान चाहिए, हम लिखेंगे अब मिलाया, इसलिए समकोण त्रिभुज OAB में और OAB में यह समकोण त्रिभुज है तो कौन सा नियम लगाओगे? पाइथागोरस का प्रमेय। तो आप लिखोगे यहाँ पे OB का वर्ग बराबर होगा आपका OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। कहाँ से आया तो आप दिखा दीजिएगा, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक, अब क्या करोगे आप? अब पाइथागोरस के प्रमेय आप तो लगा दिए, अब मान उठा के रख दो। तो यहाँ देखो OA कितना है हमारा, 1 का वर्ग, AB भी कितना है, 1 का वर्ग। तो OB का वर्ग निकल के आ गया, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग कितना आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 1 का वर्ग होगा 1 और फिर 1 का वर्ग कितना आ जाएगा 1, मिला कितना दे दो। तो देयरफॉर OB का मान कितना आ गया, तो OB बराबर हो गया √2 इकाई, क्योंकि वर्ग यहाँ से हटेगा तो वर्गमूल पे चढ़ जाएगा। तो कितना निकल के आ गया, OB का मान निकल के आ गया हमारा √2 इकाई के बराबर। क्लियर है? अब देखो यह मान हमारा आ गया √2 इकाई। अब जो हमको √2 चाहिए वह इस संख्या रेखा पे चाहिए। आई कहाँ है, संख्या रेखा से ऊपर, हमको ऊपर थोड़ी चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, यह मान तो इस संख्या रेखा पे, जैसे 1 है 2 है उसी प्रकार से यह भी कहीं होना चाहिए, जो यहाँ पे है नहीं। आप क्या करोगे, आप इसके लिए अब आप फिर दोबारा प्रकार उठाइए, प्रकार की नोक को O पे रखिए, आप पेंसिल को फैला के कहाँ तक ले जाइए, B तक। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक आपने प्रकार को फैला के लाया, अब फिर यहाँ से एक अर्धचाप गिरा दीजिए ऐसे। तो जो अर्धचाप आप गिराएंगे यहाँ से, वो अर्धचाप कुछ इस प्रकार से गिरेगा। मान लीजिए कि यह बिंदु P पर क्या करता है, संख्या रेखा को प्रतिच्छेद करता है। तो जिस बिंदु पे यह प्रतिच्छेद करेगा एक्चुअल में वह बिंदु ही √2 को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा या निरूपित करेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, √2 आ गया। साथ ही साथ बिंदु P √2 को प्रदर्शित कर रहा है और साथ में बिंदु O से लेकर अब बिंदु P के बीच की जो दूरी होगी यह कितना होगा, √2 इकाई के बराबर होगा। आया समझ में? देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, प्रकार में OB तक की दूरी लेकर एक अर्धचाप बस गिरा देना था। वही बात यहाँ लिखिए, अब प्रकार में OB तक की दूरी लेकर, दूरी मैं थोड़ा यहाँ लिखा, दूरी लेकर एक अर्धचाप गिराया जो संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, P पर प्रतिच्छेद करती है। अतः बिंदु P ही √2 को प्रदर्शित करेगी और साथ ही साथ O से P की दूरी √2 इकाई होगी और यही हमको करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी।
अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आया हो तो बेटा एक लाइक जरूर बनता है, एक लाइक जरूर करिए आप। साथ में आप इस चीज को खूब अच्छे से क्या करिए, समझिए। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होता है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा रिमाइंड कर लीजिए, फिर उसको ध्यान से देखिए, आपको ये चीज खूब अच्छे से क्या होगा समझ। थोड़ा सा कंसंट्रेट तो होना पड़ेगा, नई चीजें आ रही हैं आपके सामने तो हल्का सा आपको कंसंट्रेट होकर क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप फटाफट इसे क्या करिए, समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, आराम से समझ के आप फिर इसे क्या करिए, नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। उदाहरण 3 के बाद से अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की। क्या कहता है उदाहरण नंबर 4 बेटा, देखिए ध्यान से, इसका हल आप कैसे निकालेंगे। तो कह रहा है कि वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान क्या करिए, निर्धारण कीजिए। तो मैंने क्या बताया आपको, कुछ भी निर्धारण करना उससे पहले आप एक काम करिए, उसको आधार और लंब के रूप में विभाजित कर लीजिए। तो √3 है ना, तो रफ में यहाँ पर √3 को लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तभी तो आएगा √3। यही तो समझाया था पीछे। तो यहाँ पे ऐसे लिखने पे आएगा √3, क्योंकि √2 का वर्ग करोगे तो 2 आएगा, एक का वर्ग करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया 3। तो यहाँ √3। अब यहाँ पे देख रहे हो √2 आया आधार, तो √2 तो डायरेक्ट आधार बन ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि पहले हमें √2 को बनाना पड़ेगा। तो √2 का मान क्या आएगा, यह आएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। बस इतनी सी कहानी है। तो √3 को प्रदर्शित करने के लिए पहले √2 को प्रदर्शित करना पड़ेगा, उसके बाद √3 को हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत आसान है बेटा। क्या करिए, यहाँ पे एक संख्या रेखा ले लीजिए। पहले की बात ही आपने मान लिया कि एक संख्या रेखा ले लिया, यह मान लिया कि हमारा 0 है, यह 1 है, यह हमारा 2 है, इधर -1 है, इधर -2 है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि √2 को निरूपित करना चाह रहे हैं, तो √2 के लिए तो आधार भी 1 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ले लिया आधार 1 इकाई, ठीक, इसका नाम दे दिया O और इसका नाम दे दिया E। तो OA के बीच की दूरी कितनी हो गई, 1 इकाई। और बिंदु A पर बुला के क्या रखेंगे, प्रकार। अब प्रकार रख के इस पर कितना अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश। तो प्रकार की सहायता से आपने A पर 90 अंश का कोण बनाया, ठीक, या प्रकार के हिसाब से कर लीजिए या छादे के हिसाब से कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पे 90 अंश का बना लीजिए। उसके बाद प्रकार में OA तक की दूरी लीजिए, और OA तक की दूरी लेकर और इस पे एक कट लगा दीजिए। या मान लीजिए बिंदु B पर प्रक्षेप कर रहा हूँ, ठीक है। तो B से लेकर A तक की जो दूरी हुई वह भी हमारी कितनी हो गई, 1 इकाई के बराबर। कितने के बराबर हुई, 1, ठीक। अब क्या करना हमें, O से B को मिलाना है। तो O से B को मिलाना, अरे बात समझ में। तो अब पहले हम इसके बारे में पहले बात कर ले, फिर हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि OA बराबर AB और यह बराबर है 1 इकाई खींचा, ठीक। अब आगे, अब आप लिखोगे कि समकोण त्रिभुज OAB में, समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना चाह रहे हो, तो आप निकालना चाह रहे हो इस कण की लंबाई कितना होगा। तो आप लिखोगे OB का स्क्वायर बराबर होगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब मान रखो OB का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर कितना है, 1 का वर्ग, AB का मान कितना है, 1 का वर्ग। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1, तो OB का वर्ग आ गया हमारा 1 + 1। अब OB का मान कितना आ गया, तो यह आ गया √2 इकाई के बराबर। क्लियर है, यह हमारा आ गया √2 इकाई, क्योंकि 1 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। तो यह आ गया √2 इकाई। दैट मीन्स कि यह मान तो आ गया √2 जैसा कि हमें यहाँ पे चाहिए था, आधार आ गया √2। अब क्या करोगे, हमको तो √3 दिखाना है। तो अगर हमारा आधार √2 आ गया तो अब बिंदु B पे दोबारा लाके आप क्या रखेंगे, चांदा, और दोबारा चांदा रख के और चांदा से फिर कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का, याद रखना। तो यहाँ से चांदा लगाया और चांदा लगा के इस पे कितने अंश का कोण बना दिया, 90 अंश का। मतलब यह जो कोण बना हमारा यह संपूर्ण रूप से कितने का है, 90 का, ठीक है। अब क्या करो, फिर आप प्रकार में 1 इकाई की दूरी लो। कितने इकाई की दूरी लो, 1 इकाई का, और 1 इकाई की दूरी लेके एक यहाँ कट लगा दो। और ये मान लो कि यह बिंदु C पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो B से लेकर C तक की जो दूरी हुई वह हो गई हमारी 1 इकाई, क्योंकि यह लंब है ना, तो यह 1 इकाई होगी। अब क्या करें,
स्केल की सहायता से ओ को किससे मिला दें, सी से मिला। ठीक, अब जैसे ही ओ को सी से मिलाओगे एक और समकोण त्रिभुज मिल जाएगा ओ बी सी। ओ बी सी में ओ बी जो है आधार, आपका बीसी क्या है लंब, तो यह क्या हो गया कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने से क्या हो गया कर्ण। तो जिस प्रकार से आपने इस कर्ण का मान निकाला था उसी प्रकार से आप इसका भी मान निकाल सकते हैं। और कितना आएगा, तो कितना आएगा, चलिए आराम करते हैं। तो अब यहाँ बात करेंगे, अब दोबारा लिखेंगे कि बिंदु बी को केंद्र मानकर या बिंदु बी पर चाँदे की सहायता से, चाँदे की सहायता से समकोण की रचना की, रचना की तथा तथा प्रकार में एक इकाई की दूरी लेकर लेकर एक चाप लगाया जो बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है तथा सी को ओ से, सी को ओ से मिलाया, सी को किससे मिला दिया, ओ से मिलाया। ठीक है ना। अब अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखने वाले हैं ओसी, कर्ण यही है, तो ओसी का वर्ग बराबर होगा ओबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। ये क्या है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ऐसे लिख दिया हमने। अब मान रखो ओबी कितना है, तो ओबी आया हमारा √2 इकाई, √2 का वर्ग प्लस बीसी कितना है, एक इकाई, तो एक का वर्ग, तो √2 का वर्ग करो कितना हो जाएगा, 2, और एक का वर्ग कितना हो जाएगा, 1। तो हमारा ओसी स्क्वायर का मान आ गया कितना, 3। हमें तो ओसी का मान चाहिए ना सर, ओसी स्क्वायर का थोड़ी चाहिए। तो वर्ग को उधर भेजोगे तो देयरफॉर ओसी का मान आ जाएगा कितना, आपका √3 इकाई के बराबर। यह आ गया मान हमारा ओसी। अब ओसी का मान यहाँ आ गया √3 इकाई। अब अगर ध्यान से हम देखें तो हमको लगेगा कि पहले के जैसा है भाई, तो ऊपर आ गया, हमको ऊपर थोड़ी चाहिए, हमें कहाँ चाहिए बेटा, हमें तो संख्या रेखा पे चाहिए। कहानी समझ में आ रही है, हमें ऊपर थोड़ी चाहिए भाई, हमें तो संख्या रेखा पे चाहिए, कहाँ होगा। तो क्या करोगे, ओ को केंद्र मानकर प्रकार से कितनी दूरी लोगे, ओसी तक की दूरी लोगे। आप यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः ओ को केंद्र मानकर मानकर प्रकार में ओसी तक की दूरी लेकर एक चाप गिराया, एक अर्धचाप गिराया गिराया मैंने यहां तक की दूरी लेकर एक हमने इस तरीके से अर्धचाप गिराया, ऐसे जो संख्या रेखा को कहां पे प्रक्षेप करती है, पी पे गिराया, जो संख्या रेखा या वास्तविक संख्या रेखा को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। अतः बिंदु पी ही अतः बिंदु पी आया है वो किसको प्रदर्शित करेगा, √3 को प्रदर्शित करेगा। अतः बिंदु पी ही √3 को प्रदर्शित करेगा। आई बात समझ में, किसको प्रदर्शित करेगा, √3 को प्रदर्शित करेगा। साथ ही साथ ओ से लेकर और पी तक के बीच की जो दूरी होगी, यह दूरी हमारी कितनी कहलाएगी, तो यह कहलाएगी √3 इकाई के बराबर। तो आप कहेंगे साथ ही साथ ओ से पी की दूरी
अंडर रूट 3 इकाई होगी। कितनी होगी भाई? अंडर रूट 3 इकाई होगी। बहुत आसान है बेटा, इसमें कुछ करना नहीं है। आपको सिंपल तरीके से जो भी आपको अपरिमेय संख्या प्रदर्शित करना है उसको सबसे पहले यहाँ पे एक रफली काम कर लो, जो मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ, ये रफली काम है, रफली कर लो, जिससे आपको लंब तो निश्चित है, लंब सदैव एक होगा, लेकिन आधार कितना होगा यह इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आधार नॉर्मल संख्या में आ रहा है, 1 2 3 4 में आ रहा है, तब तो सीधा सीधा इस पे आ जाएगा। लेकिन अगर वह खुद ही अपरिमेय में है, तो अपरिमेय में पहले उस आधार को बनाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे किया तो अंडर रूट 2 का वर्ग हो गया, तो अब अंडर रूट 2 तो भाई अपरिमेय संख्या हो, तो डायरेक्ट इस पे आएगा ही नहीं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का यह तरीका है, फिर पहले इसको बनाओ और फिर इस आधार पे आप क्या करो, एक लंब ड्रा करो, जिस लंब की दूरी कितनी होगी? 1 इकाई के बराबर होगी। और फिर ये जहाँ काटे उसको ओ से मिला दो, और फिर इतनी दूर प्रकार में लो और वहां से कर चाप गिराओ, और चाप इस संख्या रेखा को जिस बिंदु पे काटेगा एक्चुअल में वही बिंदु हमारा किसको प्रदर्शित करेगा? अंडर रूट 3 को प्रदर्शित करेगा। तो मेरे ख्याल से बेटा समझ में तो आ रहा होगा आप लोग। अगर थोड़ा भी समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करिए, इसको रिमाइंड करके देख लीजिए, 101% है कि आपको ये अच्छे समझ में क्या होगा, आएगा। ठीक है, अगर ये सारी कहानियां आपको अच्छी लग रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं, तो जितने भी नए लोग हैं इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में कमेंट में जरूर बताएं बेटा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। इस कमेंट करने से कम हम लोग को क्या होता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग, पता चलता है कि हमारे बच्चों को कितनी बातें समझ में आ रही है, कितनी बातें समझ में नहीं आ रही है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने वास्तविक संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे किया जाता है वो आज हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट किया, और 1.2 का हम उदाहरण 4 तक क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब बहुत जल्द अगला हमारा वीडियो आएगा, जिस वीडियो में हम 1.2 के प्रश्नों को क्या करेंगे, हल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। साथ में उदाहरण 3 और उदाहरण 4 के आधार पे आपके कुछ क्वेश्चन है, अगर ध्यान से आप समझिएगा तो आपका 1.2 का जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यह मैं होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा इसे होमवर्क में आप क्या करिए, करने की कोशिश करिए, घबराइए मत, करने की कोशिश करिएगा। हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं है तो हम है नहीं, काहे परेशान हो रहे हैं, हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में सारा कराएंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको ये बात अच्छे समझ में आई हो तो ऐसे प्रश्नों को करने का जरूर कोशिश करिएगा, जिससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होगा। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आएगा, और इसी के साथ यह वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। और इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।